गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बेटा कल की क्लास में हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था और बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स के जो क्लासिफिकेशन है उन क्लासिफिकेशन को मैंने बताया, जैसे मोनोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड्स में एल्डोज और कीटोज क्या होते हैं। उसके बाद फिर मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल में ग्लूकोज का डिस्कशन हमने किया है, जिसमें ग्लूकोज का ए साइक्लिक स्ट्रक्चर को हमने एस्टैब्लिश किया है। उसके फेवर में जो एविडेंसेस हैं उन सारे एविडेंसेस की हमने एनालिसिस की है। फिर ग्लूकोज का नेम में जो जब हम ग्लूकोज का नेम लिखते हैं तो उसमें कैपिटल डी टर्म आता है, तो कैपिटल डी और कैपिटल एम क्या सिग्निफाई करता है उसको भी हमने देखा। उसके बाद फिर हमने देखा कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में कौन कौन से एविडेंसेस हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में जो एविडेंसेस हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट, एक बार मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूं क्योंकि यहीं से हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो एनसीईआरटी में आप देखो, बोल रहा है कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, Schiff's test, and it does not form the hydrogen sulfide addition product with sodium bisulfide. अगर ग्लूकोज का एसाइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता तो फिर उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता, और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता तो उसको 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए था। ठीक है, उसको शिफ्ट टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए था और उसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडक्ट फॉर्मेशन करना चाहिए था। बट ग्लूकोज ऐसा नहीं करता। इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात कि जो ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट है, अगर उस पेंटा एसिटेट को हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कराएं तो वो ऑक्सीन फॉर्मेशन नहीं करता। अगर हम ये मान करके चले कि भाई एल्डिहाइडिक ग्रुप अलग है और 5 OH ग्रुप है, तो वो 5 OH ग्रुप जो है वो तो एस्टर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एल्डिहाइडिक ग्रुप को फ्री होना चाहिए, और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है तो ऐसे सिचुएशन में उस एल्डिहाइडिक ग्रुप को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्सीन फॉर्मेशन करना चाहिए। बट ग्लूकोज ऐसा नहीं कर पाता है। इससे भी ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री नहीं है। तीसरी बात बता रहे हैं कि ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। Glucose is found to exist in 2 different crystalline forms, which are named as alpha and beta. The alpha form of glucose with melting point 419 Kelvin is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. जो ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसको अगर हम 303 केल्विन यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिस्टलाइज करते हैं तो अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का प्रोड्यूस होता है। While the beta form melting point 423 Kelvin is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 373 Kelvin, तो 371 केल्विन। तो ग्लूकोज का जो
हॉट एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, उसको अगर हम 371 केल्विन पे क्रिस्टलाइज करते हैं तो बीटा फॉर्म बनता है, और अगर हम उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिस्टलाइज करते हैं तो अल्फा फॉर्म बनता है। ठीक है, तो अब ये अल्फा और बीटा फॉर्म के बारे में आगे बता रहे हैं कि दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ये बिहेवियर ग्लूकोज के एक्सप्लेन नहीं हो पाते। It was proposed that one of the OH group may add to the aldehyde group and form a cyclic hemiacetal structure. It was found that glucose forms a six-membered ring in which OH at C5 is involved in ring formation. This explains the absence of aldehyde group and also existence of glucose in two forms as shown below. These two cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में बनाया भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो जैसे ग्लूकोज को अगर हम कंसीडर करें तो एक तो ग्लूकोज का हो गया ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, हमेशा याद रखना है ए साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो C3OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में, टॉप में एल्डिहाइड और बॉटम में CH2OH। ये थर्ड कार्बन का जो OH है ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो ये है D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज। अब बोल रहा है कि जब ये साइक्लाइज होता है तो साइक्लाइजेशन देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये C5 का जो OH है, ठीक है, C5 का OH एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है C1 के ऊपर। तो इस अटैक के थ्रू दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। देखो 4 कायरल सेंटर यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है और इस अटैक के थ्रू एक 5वां कायरल सेंटर जनरेट होता है। एक तो ये स्ट्रक्चर है, इसको हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं। ये एनोमेरिक कार्बन है, जो नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ वो एनोमेरिक कार्बन है। अगर एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है तो उसको हम अल्फा फॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है इसलिए हम इसको अल्फा फॉर्म बोल रहे हैं। इसी तरीके से इसका एक और एनोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ये स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में बने हुए हैं लेकिन आप इसको खुद ड्रॉ करो। आप अगर कई बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, देखने से नहीं समझ में आएगा। अब ये एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पे, इसका OH लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, ये राइट हैंड साइड में, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाला राइट हैंड साइड में, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। तो एनोमेरिक कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए हम इसको बोलेंगे बीटा D प्लस ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज।
बाकी ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म है, अल्फा और बीटा फॉर्म ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये जब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो हमेशा एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बीच में आता है। मतलब एसाइक्लिक स्ट्रक्चर के थ्रू ये अल्फा और बीटा फॉर्म यानी कि ये एनोमेरिक फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो इस इनका जो इंटर कन्वर्जन है अल्फा और बीटा, अल्फा का बीटा में या बीटा का अल्फा में, इस फिनोमिना को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में लिखवा देता हूं। तो पहले जरा एक बार एनसीईआरटी से आगे की इंफॉर्मेशन को पढ़ लें। तो आपको याद कैसे रखना है, अगर एनोमेरिक कार्बन का OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा, और अगर एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है तो अल्फा। बाकी सारा स्ट्रक्चर एसाइक्लिक वाला ही रहेगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से दिमाग में रखना है, एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में तो अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा। अब जरा आगे देखो, बोला द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1. The two cyclic hemiacetal form of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1. तो C1 बेसिकली इसी एनोमेरिक कार्बन को बोला जा रहा है, ये C1। The two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1 called anomeric carbon. The aldehydic carbon before cyclization, ये कार्बन जिसको एनोमेरिक कार्बन बोल रहे हैं वो पहले एल्डिहाइड का कार्बन था साइक्लाइजेशन से पहले। Such isomers, that is alpha form and beta form, are called anomers. The six-membered cyclic structure of glucose is called pyranose structure. अल्फा और बीटा इन एनालॉगी विथ पायरॉन, पायरॉन बोल रहे हैं ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को पायरॉन बोला जाता है। और क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी सिक्स मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको पायरॉन लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पायरोनोज भी बोलते हैं, ग्लूकोपायरोनोज। The six-membered cyclic structure of glucose is called pyranose structure in analogy with pyron. Pyron is a cyclic organic compound with one oxygen atom and 5 carbon atom in the ring. The cyclic structure of glucose is more correctly represented by Haworth structure as given below. तो अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर आपके पास एक फिशर प्रोजेक्शन है तो उस फिशर प्रोजेक्शन से हैवॉर्थ प्रोजेक्शन और उसका चेयर फॉर्म, तीन स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बनाते हैं। एक तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन के टर्म्स में ड्रॉ होता है, दूसरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हैवॉर्थ प्रोजेक्शन के टर्म्स में ड्रॉ होता है, और तीसरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का अगर हम कंसीडर करें तो वो चेयर कन्फर्मेशन के टर्म्स में ड्रॉ होता है। तो मैं एक एक करके, अभी तो मैंने फिशर प्रोजेक्शन वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, अब मैं आपको हैवॉर्थ प्रोजेक्शन और चेयर कंफर्मेशन वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसी के बेसिस पे वो बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, जैसे अगर आपको ए साइक्लिक स्ट्रक्चर से, ठीक है, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर से हैवॉर्थ प्रोजेक्शन को बनाना है, तो हैवॉर्थ प्रोजेक्शन को ए साइक्लिक स्ट्रक्चर से बनाना है, तो देखो पहले हम इसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पे हमने कंसीडर किया एल्डिहाइडिक ग्रुप, और जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन को हम क्लॉकवाइज मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन चेन को हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्लॉकवाइज मैनर में रिप्रेजेंट करने का मतलब कि एक कार्बन यहां आया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, यहाँ पे कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और इससे लगा हुआ है कार्बन नंबर 6।
ये कार्बन नंबर 6 हो गया, और कार्बन नंबर 6 पे है OH। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। ठीक है, अब देखो फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में है, फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में है वो यहां पे डाउनवर्ड होगा, और जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है वो यहां पे अपवर्ड होगा। तो जरा देखना, C2 का OH राइट हैंड साइड में है, तो C2 का OH राइट हैंड साइड में है, मतलब वो यहां पे डाउनवर्ड होगा। C3 का OH लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो यहां पे अपवर्ड होगा। C4 का OH राइट हैंड साइड में है, तो डाउनवर्ड होगा। C5 का OH राइट हैंड साइड में है, तो डाउनवर्ड होगा। तो ये स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट किया। अब इसके बाद आप देखो बेटा, ये जो मैं नंबरिंग कर देता हूं कार्बन की, जिससे आप इसको और इफेक्टिवली विजुअलाइज कर पाओ। 1 2 3 4 5 6, ये हमने कार्बन की नंबरिंग कर दी। तो आप देख सकते हो कि जो C5 का OH है, C5 का OH एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना चाहता है, C5 का OH अटैक करना चाहता है। तो आप देखो अभी C5 का जो OH है, C5 यहां है, ये C5 है, इसका OH नीचे की तरफ है और ये इस पे अटैक करना चाहता है। इसको पहले तो हमें बॉन्डिंग रेंज में लाना पड़ेगा। तो बॉन्डिंग रेंज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो OH ग्रुप बॉन्डिंग रेंज में आ जाए, मतलब अटैक करने की सिचुएशन में आ जाए, लेकिन ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ना हो। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कायरल सेंटर पे प्रेजेंट 3 ग्रुप को 3 ग्रुप एक्सचेंज में हम पार्टिसिपेट कराएं क्लोज लूप मैनर में, तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन में कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन अनअफेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे हम 3 ग्रुप एक्सचेंज कर देते हैं। अब 3 ग्रुप एक्सचेंज करने के लिए क्या करेंगे, OH को CH2OH की जगह पे लाएंगे, CH2OH को H की जगह पे लाएंगे, और H को OH की जगह पे लाएंगे। क्लोज लूप मैनर में हमने क्या किया, OH को CH2OH की जगह पे, CH2OH को H की जगह पे, और H को OH की जगह पे। तो इस तरीके से क्लोज लूप मैनर में हमने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इसी का होमोमर प्रोड्यूस हो गया, जिसका होमोमर का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे है H, इधर है OH, ये C2OH डाउनवर्ड है, C3OH अपवर्ड है, C4OH डाउनवर्ड है, इधर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। इसको एज इट इज हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देख रहे हो C5 यहां है, C5 का OH अब अटैक करने के लिए अटैकिंग मोड में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब C5OH जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। अब आप देख सकते हो बेटा,
इसका जो अटैक होगा वो दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है एल्डिहाइड की। ये कार्बन जो है अगर आप देखो एल्डिहाइड वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब यहाँ पे ज्योमेट्री है ट्रायगोनल प्लेनर। अगर ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है तो OH ग्रुप इस पे दो तरीके से अटैक कर सकता है। कैसे? फ्रॉम टॉप साइड एज वेल एज फ्रॉम बॉटम साइड। तो ये दो तरीके से अटैक कर सकता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि OH ग्रुप का दो तरीके से अटैक क्यों पॉसिबल है? बोलो बेटा। OH ग्रुप का अटैक यहाँ पे दो तरीके से पॉसिबल है, ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो उसका अरेंजमेंट कैसा है? ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है। तो ट्रायगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होने की वजह से जो OH ग्रुप है वो इस पे दो तरीके से अटैक कर सकता है, ऊपर वाले साइड से भी अटैक कर सकता है और नीचे वाले साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो गया, मतलब ये O नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे जो OH का हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से फ्री होकर के इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। दो स्ट्रक्चर इसकी वजह से फॉर्म होते हैं। मैं अगर इसको फर्स्ट मोड ऑफ अटैक बोलूं और इसको सेकंड बोलूं, तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे और सेकंड वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब आप देखो, अगर ये टॉप साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे ये O नेगेटिव नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये ऊपर वाले साइड से अटैक कर रहा है तो O नेगेटिव नीचे जाएगा, नीचे OH लाई करेगा। और अगर ये नीचे वाले साइड से अटैक कर रहा है तो OH ऊपर की तरफ आएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से 6 मेंबर रिंग बनती है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। अब इसमें ये एल्डिहाइडिक कार्बन था, अभी एनोमेरिक कार्बन बोला जाएगा। तो जब फर्स्ट मोड ऑफ अटैक हो रहा है तो OH नीचे जा रहा है, तो ये OH नीचे की तरफ लाई करेगा। बाकी सेकंड कार्बन का OH एज इट इज रहेगा जैसा पहले था। थर्ड का OH उसी तरीके से लाई करेगा। फोर्थ का OH नीचे की तरफ लाई करेगा और फिफ्थ पे जो CH2OH है, CH2OH हमेशा टॉप में ही रहेगा। ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा फर्स्ट मोड ऑफ अटैक के थ्रू। इसी तरीके से जब सेकंड मोड ऑफ अटैक होगा तो सेकंड मोड ऑफ अटैक के थ्रू OH ग्रुप ऊपर की तरफ लाई करेगा, सेकंड कार्बन का OH नीचे होगा, थर्ड का OH ऊपर होगा, फोर्थ का OH नीचे होगा और फिफ्थ पे जो CH2OH है वो हमेशा ऊपर होगा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये हैवॉर्थ प्रोजेक्शन, इसको हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब आप इसको ऐसे देखो बेटा, एनोमेरिक कार्बन के OH से आपको पता चलेगा कि अल्फा है या बीटा है। जैसे इसमें देखो एनोमेरिक कार्बन का OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में। और मैंने बोला फिशर प्रोजेक्शन में जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन में वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे है वो यहाँ पे डाउनवर्ड होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कार्बन इसमें यहाँ है, ठीक है। तो आप देखो डाउनवर्ड, तो ये देखो OH ग्रुप यहाँ पे डाउनवर्ड है, यहाँ पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप राइट हैंड साइड में है, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन में वो डाउनवर्ड होगा। फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन में वो हमेशा अपवर्ड होगा। इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे।
तो यहाँ पे OH राइट हैंड साइड में है, तो हैवॉर्थ प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड होना चाहिए। तो आप देखो इसमें OH डाउनवर्ड है, तो हम इसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म। तो इसको बोला जाएगा, इस स्ट्रक्चर को अल्फा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोज। इसको बोला जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा यानी कि ये इसका एनोमेरिक फॉर्म है, डी इसका कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस प्लेन पोलराइज लाइट के टूवर्ड्स बिहेवियर, ग्लूकोपाइरेनोज पायरॉन लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए पाइरेनोज बोल रहे हैं। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का पायरॉन लाइक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का पायरॉन लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से इसको अगर देखें तो ये बोला जाएगा बीटा फॉर्म, तो बीटा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोज। ध्यान देना, ये दोनों ही एनोमर प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसीलिए दोनों प्लस फॉर्म है। तो ये इनका हैवॉर्थ प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, ये हैवॉर्थ प्रोजेक्शन है। तो बेटा हैवॉर्थ प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, समझ में आ गया? हैवॉर्थ प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन क्लियर हो गया? सबका रिस्पांस मिलना चाहिए। नहीं क्लियर हुआ मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको ये बोला है कि ये जो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस ए साइक्लिक स्ट्रक्चर को पहले तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। कैसे आपको अरेंज करना है? एल्डिहाइड ग्रुप को आपको रखना है, मान लो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ है, तो जो कार्बन चेन है वो क्लॉकवाइज मैनर में मूव करनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में नहीं, क्लॉकवाइज मैनर में कार्बन चेन मूव करनी चाहिए। तो कार्बन चेन को आप क्लॉकवाइज मैनर में मूव कराओ। ठीक है, अब फिशर प्रोजेक्शन में जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड में है यहाँ पे वो डाउनवर्ड होगा, जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है वो यहाँ पे अपवर्ड होगा। तो बस इसको ध्यान में रखो। तो आप जैसे देखो बेटा कि ये तो हो गया फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये हो गया सेकंड कार्बन का OH इसमें राइट हैंड साइड में है तो डाउनवर्ड रखा, थर्ड का OH लेफ्ट हैंड साइड में है अपवर्ड रखा, फोर्थ का OH राइट हैंड साइड में है डाउनवर्ड रखा, फिफ्थ का OH राइट हैंड साइड में है डाउनवर्ड रखा। ठीक है, और CH2OH यहाँ पे लाई कर रहा है। अब हमें पता है कि भाई फिफ्थ का जो OH है वो अटैक करेगा एल्डिहाइड पे। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई सिक्स्थ का OH क्यों नहीं अटैक करेगा, बोलो सिक्स्थ कार्बन का OH यहाँ पे अटैक क्यों नहीं करेगा, फिफ्थ का ही OH क्यों अटैक कर रहा है? फिफ्थ कार्बन का OH ही क्यों अटैक कर रहा है, सिक्स्थ कार्बन का OH क्यों अटैक नहीं कर रहा है? सर अगर 6 कार्बन 6 वक्त तो अनस्टेबल रिंग बन जाएगी 7 मेंबर की। 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी, बात सही है। अगर 6 कार्बन का OH अटैक करेगा तो 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी जो अनस्टेबल होगी। फिफ्थ कार्बन का OH अगर अटैक करता है तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी जो स्टेबल होगी, इसलिए फिफ्थ कार्बन का OH यहाँ पे अटैक करता है। आप देखो हमें इस OH को बॉन्डिंग रेंज में ले जाना है, तो बॉन्डिंग रेंज में ले जाने के लिए हमने क्या, और हमें ये भी चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे एक 3 ग्रुप एक्सचेंज करा दिया। तो 3 ग्रुप एक्सचेंज से ये स्ट्रक्चर मिल गया। अब आप देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है,
जिसके अबाउट ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है? माधव, यस सर। माइक को म्यूट करो। तो यहाँ पे देखो, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप के अबाउट, यहाँ पे कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगी, क्योंकि इधर ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है। अब OH ग्रुप इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा, तो OH ग्रुप का अटैक दो तरीके से हो सकता है, फ्रॉम टॉप साइड एज वेल एज फ्रॉम बॉटम साइड। अगर OH ग्रुप टॉप साइड से अटैक करता है, तो जो नया OH बनेगा कायरल ये एनोमेरिक कार्बन पे, वो डाउनवर्ड होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। और अगर ये बॉटम साइड से अटैक करता है, तो नया OH ग्रुप अपवर्ड होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इनको रिलेट करो, बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन में जो OH राइट हैंड साइड में है, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में वो डाउनवर्ड है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये फर्स्ट कार्बन है फिशर प्रोजेक्शन का, तो इसका फर्स्ट कार्बन यहां है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। मतलब एनोमेरिक कार्बन अगर आप देखो, तो एनोमेरिक कार्बन आपको यहां पे दिख रहा है। आप देखो, आपको पता है कि अगर एनोमेरिक कार्बन, अगर किसी कार्बन पे OH और OR ग्रुप है, तो वो हेमी एसिटल है। तो आप जरा एनोमेरिक कार्बन को देखो, जैसे ये एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पे एक OH ग्रुप दिख रहा है, और इधर अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है, OR ग्रुप दिख रहा है। ये देखो, ये क्या है, ऑक्सीजन और उससे एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो OR इधर है और OH यहाँ पे है, मतलब एनोमेरिक कार्बन पे हेमी एसिटल ग्रुप है। तो क्योंकि यहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बेटा। सर अब क्लियर है, बीच में क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, तो मैंने ये बोला कि एनोमेरिक कार्बन पे OH और OR ग्रुप अटैच है, तो इसलिए यहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप है। तो हेमी एसिटल ग्रुप है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। मैंने ये डिफिनेशन पीछे बताया हुआ है। और यहां भी आप देख रहे हो, एनोमेरिक कार्बन पे OH और OR ग्रुप है, तो रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब कि ग्लूकोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब मैं आपको बताता हूं इसका चेयर कन्फर्मेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं हेवॉर्थ प्रोजेक्शन के बेसिस पे चेयर कन्फर्मेशन को ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो हेवॉर्थ प्रोजेक्शन, जैसे मान लो ये वाला लिया हमने, अब इसी के करस्पॉन्डिंग चेयर कन्फर्मेशन बना रहे हैं। तो चेयर कन्फर्मेशन में पहले तो जो कार्बन स्केलेटन है उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। पांच कार्बन और एक ऑक्सीजन से ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। ऑक्सीजन को हमेशा यही रखना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप देखो एनोमेरिक कार्बन इसमें यहां है, ये एनोमेरिक कार्बन है। ये हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में एनोमेरिक कार्बन अल्फा फॉर्म में एनोमेरिक कार्बन का जो OH है वो कहां है, डाउनवर्ड। तो ध्यान देना, जो ग्रुप इधर डाउनवर्ड होगा वो यहाँ पे एक्सियल पे लाई करेगा। ये सिर्फ ये एनोमेरिक कार्बन की बात है ये।
अगर एनोमेरिक कार्बन का OH जो है डाउनवर्ड है तो यहाँ पे वो एक्सियल होगा, और अगर वो अपवर्ड है तो चेयर कन्फर्मेशन में इक्वेटोरियल होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में एनोमेरिक कार्बन का OH अगर डाउनवर्ड है तो चेयर कन्फर्मेशन में वो एक्सियल पोजीशन पे होगा, और हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में अगर एनोमेरिक कार्बन का OH अपवर्ड है तो चेयर कन्फर्मेशन में वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। आप इसको नोट कर लेना। तो अल्फा फॉर्म में OH ग्रुप डाउनवर्ड है तो इसलिए वो यहां पे एक्सियल पोजीशन पे लाई करेगा। अच्छा, अब देखो बेटा, ये एक्सियल पोजीशन पे है। अब इसके बगल वाला कार्बन का OH सिस है इसके साथ, ये दोनों OH सेम साइड में है, सिस। तो आपको पता है कि चेयर कन्फर्मेशन में एडजेसेंट कार्बन का एक्सियल और इक्वेटोरियल ग्रुप सिस होता है। तो ये एक्सियल है तो यहाँ पे इक्वेटोरियल ग्रुप होना चाहिए, तो इक्वेटोरियल ग्रुप जो है वो सिस होगा, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे OH होगा और यहाँ पे एक्सियल पे। अब उसके बाद थर्ड कार्बन का OH को देखो, थर्ड कार्बन का OH कहाँ है, इसके साथ ट्रांस है, सेकंड और थर्ड का OH ट्रांस है। अब थर्ड का OH इसके ट्रांस होना चाहिए, तो एडजेसेंट कार्बन का इक्वेटोरियल ट्रांस होता है, मतलब यहाँ पे OH इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ कार्बन का जो OH है, थर्ड और फोर्थ कार्बन का OH ये ट्रांस है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ कार्बन का OH ट्रांस है, तो अगर थर्ड का OH जो है वो ये इक्वेटोरियल पे है तो फोर्थ का OH भी इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, तब ये ट्रांस होंगे। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये OH लाई करेगा। और फिफ्थ कार्बन पे जो CH2OH है और फोर्थ कार्बन का OH ये ट्रांस है, तो इसका मतलब यहाँ पे CH2OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई करेगा। बाकी जो दूसरी पोजीशन है वहां पे H होगा। ऐसा अरेंजमेंट अल्फा फॉर्म का चेयर कन्फर्मेशन के टर्म्स में ऑब्जर्व होना चाहिए। तो ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है, चेयर फॉर्म में अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं बेटा, आपको सिर्फ सबसे पहले देखना है एनोमेरिक कार्बन का OH। अगर एनोमेरिक कार्बन का OH हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड है तो चेयर कन्फर्मेशन में एक्सियल पोजीशन पे होगा, और अगर ये अपवर्ड है तो चेयर कन्फर्मेशन में ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। तो अभी हम अल्फा फॉर्म का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें एनोमेरिक कार्बन का OH डाउनवर्ड है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे। और अब हमें पता है कि ये OH फर्स्ट और सेकंड कार्बन का OH सेम साइड में सिस है। अगर सिस है तो इसको अगर एक्सियल पे रखा है तो इसको इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये सिस होंगे। फिर हमने देखा सेकंड और थर्ड का OH ट्रांस है, तो अगर ये इक्वेटोरियल पे है तो इसको भी इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, तब ये ट्रांस होंगे। फिर आप देख रहे हो थर्ड और फोर्थ का OH ट्रांस है, तो थर्ड और फोर्थ का OH ट्रांस है, तो अगर ये इक्वेटोरियल पे था तो ये इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। फिर हमने देखा फोर्थ और फिफ्थ का OH और CH2OH ट्रांस है, तो अगर ये इक्वेटोरियल पे है तो ये भी इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। तो इस तरीके से अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का चेयर कन्फर्मेशन को ड्रॉ करेंगे। तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का चेयर कन्फर्मेशन है। अब आप इसी तरीके से जरा बीटा फॉर्म को खुद से ड्रॉ करो। बीटा फॉर्म का स्ट्रक्चर को खुद से ड्रॉ करो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए।
यहां पे आप देख रहे हो OH ग्रुप अपवर्ड है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई करना चाहिए। सेकेंड कार्बन का OH डाउनवर्ड है मतलब ट्रांस है, अगर ये इक्वेटोरियल पे है तो यहां भी ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। थर्ड कार्बन का OH सेकेंड कार्बन के OH के ट्रांस है तो ये भी इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ कार्बन के OH भी एक दूसरे के ट्रांस है तो अगर ये इक्वेटोरियल पे है तो ये भी इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। और फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे OH और CH2OH ट्रांस है तो अगर ये इक्वेटोरियल पे है तो ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। ये है स्ट्रक्चर बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का। बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर ये। अब आप एक बात यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो बीटा फॉर्म है, बीटा फॉर्म में सारे बल्की ग्रुप, ये जो मैंने दिखाया हुआ ये बल्की ग्रुप है, बीटा फॉर्म में सारे बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, जबकि अल्फा फॉर्म में एक बल्की ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये चेयर कंफर्मेशन मतलब कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हुए बताया हुआ है कि चेयर कंफर्मेशन में किसी भी बल्की ग्रुप को ज्यादा रूम मिलता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे इन कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। यानी कि कोई भी बल्की ग्रुप प्रिफर करता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई करना। तो यहाँ पे सारे बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, इसलिए ये मोर स्टेबल फॉर्म है, ये मोर स्टेबल फॉर्म है। बीटा फॉर्म जो होता है ये मोर स्टेबल फॉर्म होता है, अल्फा फॉर्म लेस स्टेबल फॉर्म होता है। आप इनका जब एग्जिस्टेंस को देखोगे एक्सपेरिमेंटली तो इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो लगभग 64% होता है। 64% अमाउंट ग्लूकोज ग्लूकोज मिक्सचर के अंदर ये बीटा फॉर्म का होता है और 36% के अप्रॉक्स अल्फा फॉर्म होता है। लेस देन 1% जो है वो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है। 64% के अप्रॉक्स अमाउंट इस फॉर्म में, 36% के अप्रॉक्स अमाउंट इस फॉर्म में, और लेस देन 1% अमाउंट वो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप बताओ बेटा, ये पूरी स्ट्रक्चरल एनालिसिस समझ में आ गई? ठीक है, इसका जो एबंडेंस है वो नियरली 64% होता है और इसका एबंडेंस नियरली 36% होता है। ज्यादातर वैसे हैमॉर्थ प्रोजेक्शन को बनाते हैं। चेयर कंफर्मेशन का डिस्कशन तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें कुछ क्वेश्चन जो है ये चेयर कंफर्मेशन के बेसिस पे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बता दिया है। ठीक है, तो अब मैं ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है।
तो आप नोट करो, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन लिखो, लिखो, स्लो बट स्पॉन्टेनियस चेंज, स्लो बट स्पॉन्टेनियस चेंज, स्लो बट स्पॉन्टेनियस चेंज in specific rotation, slow but spontaneous change in specific rotation of an optically active pure compound, slow but spontaneous change in specific rotation of an optically active pure compound, of an optically active pure compound is called muta rotation, is called muta rotation. लिखो, for example, pure alpha D glucose, pure alpha D glucose, pure alpha D glucose has a specific rotation, has a specific rotation of plus 111 degree, has a specific rotation of plus 111 degree, plus 111 degree. लिखो, whereas pure beta D glucose, pure beta D glucose has a specific rotation, has a specific rotation of plus 19.2 degree, plus 19.2 degree, plus 19.2 degree. लिखो, when either of these two forms, when either of these two forms, when either of these two forms are dissolved, when either of these two forms are dissolved in water, when either of these two forms are dissolved in water and allowed to stand, and allowed to stand for long time, and allowed to stand for long time, then they slowly, then they slowly changes, then they slowly changes into a mixture, then they slowly changes into a mixture with specific rotation, with specific rotation plus 52.5 degree, plus 52.5 degree. अब ध्यान देना बेटा, अगर अल्फा फॉर्म है, प्योर अल्फा फॉर्म, तो उसका तो स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 111 डिग्री होगा। अब हम बोल रहे हैं इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो इसको हाइड्रोलाइज करते हैं और थोड़े टाइम के लिए इसको फ्री रख देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि वो ये स्पेसिफिक रोटेशन सोल्यूशन दिखाने लगता है। प्योर अल्फा फॉर्म को वाटर में ऐड करके हम थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि जो सोल्यूशन बना है उसका स्पेसिफिक रोटेशन ये। इसी तरीके से प्योर बीटा फॉर्म को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, तो वो भी जिस सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52.5 डिग्री। बेसिकली क्या होता है, अगर हम प्योर अल्फा फॉर्म को वाटर में ऐड करते हैं तो अल्फा और बीटा का एक मिक्सचर बनता है। उसी तरीके से प्योर बीटा फॉर्म को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो वही अल्फा और बीटा का मिक्सचर यहां भी फॉर्म होता है। इसलिए दोनों केसेस में स्पेसिफिक रोटेशन फाइनली सेम मिलता है। इसी फिनोमेना को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। आप देख रहे हो, ये जो स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज हो रहा है हाइड्रोलिसिस के थ्रू, इसी चेंज को म्यूटा रोटेशन बोला जाता है। बात क्लियर हुई बेटा?
म्यूटा रोटेशन क्या है ये समझ में आया? प्योर अल्फा फॉर्म को हाइड्रोलाइज करने पे भी वही मिक्सचर बन रहा है, प्योर बीटा फॉर्म को भी हाइड्रोलाइज करने पे वही मिक्सचर बन रहा है। इसलिए दोनों ही केसेस में हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है उसका स्पेसिफिक रोटेशन सेम। तो ये कन्वर्जन इन स्पेसिफिक रोटेशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अभी ये क्लियर हुआ या नहीं? अब देखो, अगर आपको जैसे ग्लूकोज के 2 एनोमर है, उनका मिक्सचर गिवन है, ऐसे ही फ्रक्टोज के 2 एनोमर का मिक्सचर हो सकता है, गैलेक्टोज के 2 एनोमर का मिक्सचर हो सकता है। तो अगर हमें मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन पता हो और दोनों एनोमर का अलग अलग स्पेसिफिक रोटेशन पता हो, तो इसके बेसिस पे हम मिक्सचर के अंदर उनका कंपोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। देखो, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर is equal to specific rotation of first enomer into its mole fraction plus specific rotation of second enomer into its mole fraction. Specific rotation of mixture is equal to specific rotation of first enomer multiplied by its mole fraction plus specific rotation of second enomer multiplied by its specific rotation. तो इस तरीके से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जरा आप इन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करो और x1 और x2 वैल्यू निकालो। यहाँ पे आप चाहो तो ये x2 को इन टर्म्स ऑफ x1 लिख सकते हो, बिकॉज टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो आप मुझे जरा x1 वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। मान लो अल्फा 1 जो है वो अल्फा एनोमर के लिए वैल्यू है। तो 52.5 is equal to 111 into x1 plus 19.2 into 1 minus x1। तो यहां से आप x1 वैल्यू निकालोगे। ये x1 कितना आया ये बताओ। x1 वैल्यू क्या आई बेटा?
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, कर क्या रहे हो तुम लोग? पॉइंट 35 0.35। मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नियरली 36%। ठीक है, नियरली 36% मैंने लिखा हुआ है, तो वो इसी से आता है। इसका कंपोजिशन 36% के अप्रॉक्स है अल्फा फॉर्म का, और बीटा फॉर्म का 64% के अप्रॉक्स होगा। तो इस रिजल्ट पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये तो म्यूटा रोटेशन हो गया। इसके बाद बात आती है एक रीअरेंजमेंट की, जिसको हम बोलते हैं लॉबरी डी ब्रुइन वैन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। अब देखो, इस रीअरेंजमेंट से आपको पता चलेगा कि क्यों एल्डोज और कीटोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में एल्डोज और कीटोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर क्यों होते हैं, वो हमें इस रीअरेंजमेंट से पता चलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉबरी डी ब्रुइन, स्पेलिंग में बोल देता हूं LOBRY DEBRUYN वैन एकेनस्टाइन EKENSTEIN एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो अब जरा देखो क्या है ये रीअरेंजमेंट। जैसे मान लो हमारे पास एक कीटोज है। ठीक है, एक कीटोज है हमारे पास। ये कीटोज है। ठीक है, अब ये कीटोज कैसे एल्डोज बन जाता है, मैं वही आपको बता रहा हूं। आप देखो, ये कीटो फॉर्म है और यहां पे टॉटोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल हो रही है। कैसे? कीटो फॉर्म का अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो क्या होता है, ये टॉटोमराइज हो जाता है और टॉटोमराइज होकर के इस इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये इनॉल फॉर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस इनॉल को हम बोलेंगे इन डाइऑल, इसको हम बोलेंगे इन डाइऑल। इन डाइऑल, अब क्यों बोल रहे हैं इन डाइऑल, जरा देखो, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, दो OH है तो डाइऑल, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको इन डाइऑल बोल रहे हैं। तो ये इन डाइऑल है। ये एक कीटोज है। अब आप देख सकते हो कि ये जो इन डाइऑल है, ये एक ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट है जहां से ये एल्डोज में भी कन्वर्ट हो सकता है और कीटोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये इन डाइऑल यहां से एल्डोज भी बन सकता है और कीटोज भी बन सकता है। अब जरा देखो कैसे बन सकता है। जैसे देखो, अगर ये इनॉल का हाइड्रोजन
ये वाले इनॉल का हाइड्रोजन अगर टॉटमराइज हो तो ये एल्डोज बन जाएगा, और अगर इस इनॉल का हाइड्रोजन टॉटमराइज हो तो ये कीटोज बन जाएगा। ये अंदर वाला जो कार्बन है, बीच वाला जो कार्बन है, उसका OH अगर टॉटमराइज हो तो कीटोज बनेगा, और टर्मिनल कार्बन का OH अगर टॉटमराइज हो तो एल्डोज बनेगा। बेटा वीडियो पॉज हुई है क्या? वीडियो पॉज हुई? यस सर, पॉज्ड है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ये ईन डाइऑल है। ईन डाइऑल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रहे हो, यानी कि ईन है और 2 OH है, तो डाइऑल, ईन डाइऑल इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको। अब ये ईन डाइऑल इंटरमीडिएट का जो टर्मिनल कार्बन वाला OH है, अगर ये टॉटमराइज हो कीटो में तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर ये नॉन टर्मिनल कार्बन वाला जो OH है वो टॉटमराइज हो तो ये कीटोज बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये यहां पे आ जाए और ये वाला बॉन्ड पेयर इस कार्बन पे आ जाए और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाए, तो उस सिचुएशन में फॉर्म हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो अब आप देख सकते हो ये क्या है, ये है एल्डोज। तो बेसिकली क्या होता है, एल्डोज कीटोज में कन्वर्ट होता है, कीटोज एल्डोज में कन्वर्ट होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ईन डाइऑल इंटरमीडिएट। थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ईन डाइऑल इंटरमीडिएट, दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड लॉबरी डी ब्रुइन वैन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो एल्डोज एंड कीटोज, aldose and ketos are interconvertible. Aldose and ketos are interconvertible. Aldose and ketos are interconvertible through the formation of ene diol intermediate. Through the formation of ene diol intermediate. Due to this interconversion, they are example of reducing sugar. Due to this interconversion, they are example of reducing sugar. Due to this interconversion, they are example of reducing sugar. ठीक है, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। अब इसका बाकी स्ट्रक्चर अगर बना दे तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो इंटरकन्वर्टेबल हो सकते हैं इन डाइऑल इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के थ्रू। तो इसी इंटरकन्वर्जन को लॉबरी डी ब्रुइन वैन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब बताओ बेटा, ये रीअरेंजमेंट क्लियर हो गया सबको? ये रीअरेंजमेंट सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किलियानी फिशर सिंथेसिस। अब मैं आपको एक मोनोसेक्राइड को दूसरे मोनोसेक्राइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड है और उसको आपको 6 कार्बन के मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना है, तो ये इंटरकन्वर्जन कैसे पॉसिबल है वो बताने जा रहा हूं। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड को
5 कार्बन के मोनोसैकेराइड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहले मैं लोअर होमोलॉग को हायर होमोलॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता रहा हूं। इस इंटर कन्वर्जन को हम बोलते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस। तो आप नोट करो, लिखो कन्वर्जन ऑफ लोअर होमोलॉग, conversion of lower homolog of monosaccharide, conversion of lower homolog of monosaccharide into higher homolog, conversion of lower homolog of monosaccharide into higher homolog is termed as Kiliani-Fisher synthesis. Is termed as Kiliani-Fisher synthesis. अब जरा देखो किलियानी-फिशर सिंथेसिस को कैसे परफॉर्म करते हैं। मान लो हमने एक ये मोनोसैकेराइड कंसीडर किया अरेबिनोज। अरेबिनोज एक पेंटोज है, ठीक है, अरेबिनोज एक पेंटोज है और इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो एल्डो पेंटोज है ये है अरेबिनोज। आप देख सकते हो यहां पे बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का OH राइट हैंड साइड में है, तो हम इसको बोलेंगे डी अरेबिनोज। डी अरेबिनोज, ये डी अरेबिनोज है। अब डी अरेबिनोज को, ठीक है, डी अरेबिनोज को हम मतलब पेंटोज को हेक्सोज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देख लो। सबसे पहले हमने इसको ट्रीट किया हाइड्रोजन साइनाइड और OH नेगेटिव के साथ, HCN और OH नेगेटिव के साथ। तो आपको पता है कि अगर कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप HCN के साथ रिएक्ट करे तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, बट 2 अरेंजमेंट साइनोहाइड्रिन के यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, साइनोहाइड्रिन के 2 अरेंजमेंट यहाँ पे मिलेंगे। दोनों को मैं साइड बाय साइड बना रहा हूं। एक नया कायरल सेंटर, जब यहाँ पे देखो साइनाइड ग्रुप अटैच होगा ना, तो एक नया कायरल सेंटर जनरेट होगा। उस कायरल सेंटर पे 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। इस कार्बन को हमने एक नया कायरल सेंटर बना दिया साइनाइड आयन के अटैक के थ्रू, तो वो कार्बन अभी यहां प्रेजेंट है और बाकी जो नीचे का अरेंजमेंट है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये बन गया। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो साइनाइड है, साइनाइड को हम यहां पे चाहे तो स्टीफेंस रिडक्शन के थ्रू एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी है बेटा, देखो, एक तो ये है कि SnCl2
और HCl के साथ ट्रीट करें इसको सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, फिर हाइड्रोलिसिस करा दें। एक पॉसिबिलिटी ये है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है इसको पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ट्रीट करें, मतलब एक तरीके से लिंडलास कैटलिस्ट के साथ इसको ट्रीट करते हैं जिससे कि इसका पार्शियल रिडक्शन ही हो, और फिर उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है यहां पे, हम इसको डाइबल H के साथ ट्रीट कर दें, डाइबल H के साथ ट्रीट करके हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज है। सिमिलर ट्रीटमेंट हम यहां भी कर रहे हैं, इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये साइनाइड ग्रुप जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साइनाइड ग्रुप अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। बताओ बेटा ये क्या बना है, ये क्या बना है बोलो। बोलो भाई। ग्लूकोज, वेरी गुड। C3OH लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकी सब राइट हैंड साइड में है, तो ये है ग्लूकोज, ये है D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज। D प्लस ग्लूकोज बन गया। अब जरा देखो ये नीचे वाला, ये क्या बनता है, ये है मैनोज। मनोज मत समझना, मैनोज है ये। मैंने अपने नाम पे भी कंपाउंड बना रखे हैं, ये D प्लस मैनोज है। तो ग्लूकोज मैनोज। अब अगर आप देखो तो ग्लूकोज और मैनोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, देखो ग्लूकोज और मैनोज के स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है, वो है यहां पे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। सिर्फ एक कायरल सेंटर के अबाउट इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस ऑब्जर्व होता है, वो भी C2। जो C2 का अरेंजमेंट है ग्लूकोज और मैनोज में वो डिफरेंट होता है, इसीलिए ग्लूकोज एंड मैनोज आर कॉल्ड एपीमर्स। Glucose and mannose are called epimers because their arrangement differ about only one chiral center. इस बात को आप नोट कर लो, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स because their arrangement, glucose and mannose are epimers because their arrangement differ about only one chiral center. Because their arrangement differ about only one chiral center. ब्रैकेट में लिख लेना C2, यहां पे C2 है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि C2 के अबाउट ही अरेंजमेंट डिफर करे तभी उनको एपीमर्स बोलेंगे।
तो जो जितने भी एनोमर्स होते हैं वो भी एपीमर्स होते हैं. All anomers are epimers, but converse is not always true. तो एपीमर्स बेसिकली हमेशा डायास्टीरियोमर्स होते हैं, बट इस कंडीशन के साथ कि एक ही कायरल सेंटर के अबाउट अरेंजमेंट में डिफरेंस होना चाहिए. तो ये पूरा कन्वर्जन क्लियर हो गया बेटा? किलियानी फिशर सिंथेसिस समझ में आ गई? इसके स्टेप्स क्लियर हो गए? ठीक है. अब इसी तरीके से हायर होमोलॉग को हम लोअर होमोलॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं रफ डिग्रेडेशन. RUFF, रफ डिग्रेडेशन. रफ डिग्रेडेशन. लिखो कन्वर्जन ऑफ हायर होमोलॉग, conversion of higher homolog of monosaccharide, conversion of higher homolog of monosaccharide into conversion of higher homolog of monosaccharide into its lower homolog is termed as rough degradation. Is termed as rough degradation. लिखो it is performed as follows. It is performed as follows. तो कैसे इसको हम परफॉर्म करते हैं जरा देखना. अगर मान लो हमने ग्लूकोज को ले लिया, ये हो गया ग्लूकोज. अगर इसमें सेकंड कार्बन का OH का अरेंजमेंट को चेंज कर दे तो मैनोज बन जाता है. अब हमने क्या किया, इसको पहले ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया. ब्रोमीन वाटर के साथ इसको ट्रीट करते हैं. तो जब हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऑक्सीडाइज ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इसका ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एल्डोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. ग्लूकोनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड. ये डी ग्लूकोज है और ये ग्लूकोनिक एसिड है. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे वाटर रिमूव होगा. वाटर रिमूव होकर के ये कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन करेगा. कैल्शियम ग्लूकोनेट. ट्वाइस Ca.
तो कैल्शियम ग्लूकोनेट बन गया यहाँ पे। कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। इसके बाद हम इस कैल्शियम ग्लूकोनेट को फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। इट इज ट्रीटेड विथ फेंटॉन्स रिएजेंट। फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ हमने इसको हीट किया है। तो जब फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ इसको हीट करते तो क्या होता है, ये जो ऊपर वाला COO नेगेटिव है ये तो डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, CO2 बन करके रिमूव हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे वाला जो OH है वो ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बन जाता है। ये यहां से हट जाएगा बेटा, और नीचे वाला जो OH है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये फॉर्म हो जाता है। प्लस CO2, इसका फॉर्मेशन होगा। और अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो ये कंपाउंड है अरेबिनोज। तो एक बात आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए कि डी ग्लूकोज को भी आप डी अरेबिनोज बना सकते हो रफ डिग्रेडेशन के थ्रू, और डी मैनोज को भी आप डी अरेबिनोज बना सकते हो रफ डिग्रेडेशन के थ्रू। क्योंकि डी मैनोज में क्या होगा, ये नीचे वाला जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एल्डिहाइड के नीचे वाला OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो जब आप उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराओगे तो वहां पे पहले उसका एसिड बनेगा, मैनोज के करस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो ऐसा सॉल्ट बनेगा। फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ जब आप हीट करोगे तो CO2 उसका डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, और नीचे वाला OH चाहे राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में हो क्या फर्क पड़ता है, वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि बोथ डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज प्रोड्यूसेस डी अरेबिनोज ड्यूरिंग रफ डिग्रेडेशन। आप इस बात को नोट कर लो, लिखो बोथ डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, both D-glucose and D-mannose produces D-arabinose. Both D-glucose and D-mannose produces D-arabinose during rough degradation. During rough degradation. During rough degradation. तो अब बताओ बेटा, इसका पूरा डिटेल क्लियर हो गया? ये पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई रफ डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग? अरे बोलो भाई, ये रफ तो नहीं हो गया? अरे मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है आप लोगों को?
अब देखो एक रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम मोनोसैकेराइड की एनालिसिस कर रहे हैं। लिख लो फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन और फिनाइल ओसाजोन अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, लिखो बोथ एल्डोज एंड कीटोज, both aldose and ketose of monosaccharide, both aldose and ketose of monosaccharide produces same product when they are treated with phenyl hydrazine, आगे लिखो during the reaction the product produced in case of glucose and fructose, during the reaction the product produced in case of glucose and fructose are called glucosazone and fructosazone respectively which are identical products। सिर्फ नाम हमने इनको ऐसा दिया है बट दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, ठीक है। अब जरा देखो यहां पे रिएक्शन होती कैसे है और बड़ा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में। जैसे देखो अगर हमने अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ वो पार्ट दिखा रहा हूं जहां पे चेंज होता है। अगर हमने ये एक एल्डोज को कंसीडर किया और इसको हम फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराते, अब देखो यहां पे रिएक्शन कैसे होती है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये फिनाइल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, अब देखो आगे ये टॉटमराइज हो जाता है, ठीक है। ये टॉटमराइज होता है, कैसे होता है देखो, ये आया यहां पे और ये ट्रांसफर हुआ नाइट्रोजन को, ये यहां पे ट्रांसफर हुआ और ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन को ट्रांसफर हुआ, यहां का हाइड्रोजन फ्री होकर के नाइट्रोजन से अटैच हुआ, तो इससे ये बन जाता है बेटा H डबल बॉन्ड नहीं, अब यहां पे आएगा सिंगल बॉन्ड NH
NH5 यहां पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड और क्या है OH। ठीक है, अब जरा आगे देखो, अब क्या होगा। आप देख सकते हो ये एक इनॉल है, ये क्या है, ये इनॉल है, इनॉल। इनॉल है तो ये टॉटमराइज होता है। कैसे होता है देखो, ये आया बेटा यहां पे, ये ट्रांसफर हुआ, ठीक है, ये ट्रांसफर होता है यहां पे, यहां से ये रिमूव हो गया। देखो ये वाला बॉन्ड पेयर यहां आया डबल बॉन्ड बन करके, ये डबल पाई बॉन्ड जो है यहां ट्रांसफर हुआ और यहां से ये NH जो है रिमूव हो गया, क्योंकि ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, तो ये यहां से ब्रेक हो जाता है। अब देखो क्या बन रहा है, C6H5 NH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये मिलकर के एनिलीन बना लेता है। तो यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है CH डबल बॉन्ड NH, यहां C डबल बॉन्ड O और इसके साथ प्रोडक्ट बना है बेटा एनिलीन। इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एनिलीन। तो ये प्रोडक्ट बन गया यहां पे एनिलीन। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है ना, इसके अंदर कीटो ग्रुप भी है और इम्यूनो ग्रुप भी है। अब ये फर्दर मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं, आप भी इसको एक अलग स्टेप में रिप्रेजेंट करना। अब ये दो मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन के दो मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करता है। देखो एक तो यहां से अमोनिया बन जाएगा और यहां से बन जाएगा H2O। ये दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन, जैसे कीटो ग्रुप के साथ कंडेंसेशन होता है अमोनिया डेरिवेटिव का, वैसे ही इम्यूनो ग्रुप के साथ भी पॉसिबल है। तो कंडेंसेशन होता है और यहां से ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा C डबल बॉन्ड N NH C6H5, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, इसका फॉर्मेशन होता है और इसके साथ फॉर्म होगा अमोनिया और फॉर्म होगा वाटर। आप देख रहे हो कि होना क्या चाहिए था, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है और उसको हम फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो पर मॉलिक्यूल कितने फिनाइल हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, तो सबको यही लगता है कि भाई एक कार्बोनिल ग्रुप है तो उसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ फिनाइल हाइड्रोजीन को रिएक्ट करना चाहिए। तो 1 मोल ग्लूकोज के साथ 1 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्ट करना चाहिए। बट अगर आप देखो रिएक्शन में, तो 1 मोल ग्लूकोज के साथ 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्ट कर रहा है। ऐसे ही 1 मोल फ्रक्टोज के साथ भी 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्ट करेगा। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो ड्यूरिंग द रिएक्शन 1 mole of glucose or fructose, during the reaction 1 mole of glucose or fructose reacts with, during the reaction 1 mole of glucose or fructose reacts with 3 mole of phenyl hydrogen, 3 mole of phenyl hydrogen. 1 mole of glucose or fructose reacts with 3 mole of phenyl hydrogen. अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, जरा देखना। पहला स्टेप यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक फर्स्ट स्टेप है। अब आप देखो
फर्स्ट स्टेप में क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहां पे एक कीटो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप, जबकि प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, एक कार्बोनिल ग्रुप और इमिनो ग्रुप। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो ये पहला स्टेप में कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, इस कंपाउंड का फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसका कंडेंसेशन हुआ है। तो अब बात आती है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको ऑक्सीडाइज कौन करा रहा है, तो आप बोलोगे इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है फिनाइल हाइड्रोजीन, इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है फिनाइल हाइड्रोजीन। इसका मतलब इस रिएक्शन में एक मोल फिनाइल हाइड्रोजीन का एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है और 2 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन के कंडेंसेशन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो आप इस बात को नोट कर लो, इन दिस रिएक्शन 1 mole of phenyl hydrogen, in this reaction 1 mole of phenyl hydrogen acts as oxidizing agent. In this reaction 1 mole of phenyl hydrogen acts as oxidizing agent, whereas 2 mole of phenyl hydrogen are involved in the formation of condensation product, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन को अगर आप देखो तो 1 मोल एल्डोज या कीटोज का अगर हम कंसीडर करें तो 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्शन के थ्रू एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन, और उसके साथ क्या बनेगा, एनिलीन का फॉर्मेशन होगा बेटा, एनिलीन प्रोड्यूस होगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्रोड्यूस होंगे और अमोनिया का प्रोड्यूस होगा। पूरी बैलेंस रिएक्शन आपको लिख लेनी चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्लस 3 फिनाइल हाइड्रोजीन हीट किया, क्या बना, ये ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन प्लस एनिलीन प्लस अमोनिया प्लस 2 वाटर, ये बैलेंस रिएक्शन होगी। तो ये पूरी बात समझ में आ गई बेटा? ये सारा डिस्कशन समझ में आ गया? सर ठीक है। तो अब इसके बाद फ्रक्टोज की स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, उसमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा डिस्कशन है। तो फ्रक्टोज का डिस्कशन, उसके बाद डाइसैकेराइड में जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है डाइसैकेराइड की, और उसके बाद पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सब कल की क्लास में फिनिश करते हुए देखो सेकंड पॉइंट में बेटा मैंने ये बोला है कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट, कार्बोनिल ग्रुप है और एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है रिएक्टेंट में। जबकि प्रोडक्ट में आप क्या देख रहे हो, कार्बोनिल ग्रुप और इमिनो ग्रुप है। इमिनो ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि जो रिएक्टेंट हमने कंसीडर किया था वो रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो गया। तो अगर वो ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसको ऑक्सीडाइज किसने कराया, फिनाइल हाइड्रोजीन ने कराया, फिनाइल हाइड्रोजीन ने उसको ऑक्सीडाइज कराया। मतलब फिनाइल हाइड्रोजीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने ये बोला है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल इसके कंडेंसेशन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है। तो ओके बेटा, बाकी डिस्कशन कल की क्लास में देखेंगे।